ममता कुलकर्णी बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्हें जब भी याद किया जाता है तो आंखों के सामने 90 के दशक का वो स्वर्णिम, ग्लैमर्स लेकिन अत्यधिक विवादास्पद दौर घूम जाता है। उनका पूरा जीवन किसी तेज रफ्तार से चलने वाली बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा लगता है, जिसमें शुरुआत में एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की का संघर्ष है, फिर अचानक मिली बेपनाह सफलता और स्टारडम है, उसके बाद एक के बाद एक पैदा होते बड़े विवाद, फिर अंडरवर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ाव, और अंत में इन सब चीजों से पूरी तरह विमुख होकर एक सन्यासिनी बन जाने का अप्रत्याशित वैराग्य। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक पारंपरिक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर का माहौल काफी शांत, साधारण और अनुशासन से भरा हुआ था। बचपन में ममता की दूर दूर तक कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वे ग्लैमर इंडस्ट्री या हिंदी सिनेमा का हिस्सा बने। वे एक बेहद शांत और शर्मीली स्वभाव की लड़की हुआ करती थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि ममता कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें पहचान मिले। ममता की मां की इसी इच्छा और प्रोत्साहन ने उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग ऑडिशन की ओर मोड़ा। शुरुआती दिनों में जब ममता ने अलग अलग जगह ऑडिशन देना शुरू किया तो उन्हें कई जगह से अस्वीकृति और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और कैमरे के सामने आत्मविश्वास शुरुआती दिनों में वैसा नहीं था जैसा उस दौर की स्थापित अभिनेत्रियों का होता था। लगातार प्रयासों के बाद ममता को पहला ब्रेक हिंदी सिनेमा में नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय सिनेमा में मिला। साल 1991 में आई तमिल फिल्म ननबर्गल से उन्होंने अपने अभिनय करियर का आगाज किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट तो नहीं रही, लेकिन इसने ममता को कैमरे के सामने काम करने का अनुभव और आत्मविश्वास जरूर दिया। इसके तुरंत बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नजर उन पर पड़ी। बॉलीवुड में उनकी एंट्री 1992 की मल्टी स्टारर फिल्म तिरंगा से हुई, जिसमें राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में ममता का रोल काफी छोटा था, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का ध्यान आकर्षित किया। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1993 में रिलीज हुई फिल्म आशिक आवारा, जिसमें वे सैफ अली खान के अपोजिट नजर आईं। यह फिल्म ममता कुलकर्णी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म कमर्शियली सफल रही और इसमें ममता के अभिनय व ग्लैमर्स अंदाज की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म के लिए ममता को उस साल का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस अवार्ड के मिलते ही बॉलीवुड में उनके लिए अवसरों के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। इसी स्वर्ण युग में राज कपूर ने एक ऐसे किरदार की रचना की जो चार्ली चैपलिन के आवारा अंदाज से प्रेरित था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। आवारा और श्री 420 फीट जैसी फिल्मों के माध्यम से राज कपूर ने शहरों की तरफ पलायन करने वाले युवाओं के सपनों और वहां मिलने वाले धोखे को बहुत ही संगीतमय अंदाज में पेश किया। उनके गीतों ने न केवल भारत में बल्कि सोवियत संघ, चीन और मध्य पूर्व के देशों में भी धूम मचाई, जिससे राज कपूर भारतीय संस्कृति के एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वहीं दूसरी ओर गुरु दत्त ने एक ऐसे सिनेमा का निर्माण किया जो इंसानी मन के सबसे अंधेरे कोनों, अकेलेपन, अवसाद और समाज की व्यावसायिकता पर चोट करता था। उनकी फिल्में प्यासा और कागज के फूल आज दुनिया भर के सिनेमाई स्कॉलर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह हैं, जिनमें प्रकाश और छाया का जो अद्भुत खेल सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने दिखाया, वह कला की एक मिसाल है। प्यासा में एक ऐसे कवि की कहानी थी जिसके जज्बातों की कद्र यह मतलबी दुनिया उसकी मौत की झूठी खबर आने के बाद ही करती है, जो तत्कालीन समाज के खोखलेपन पर एक सीधा प्रहार था। इस दौर का संगीत भी अपने चरम पर था, जहां नौशाद, शंकर जयकिशन,
एस.डी. बर्मन और मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों के मेल से ऐसे सदाबहार गानों की रचना की जिन्हें आज भी गुनगुनाया जाता है। शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकारों ने गानों में वो साहित्यिकता घोली जिसने फिल्मों के स्तर को बहुत ऊंचा उठा दिया। इस दौर के कलाकारों की बात करें तो दिलीप कुमार ने अपनी मेथड एक्टिंग से अभिनय की एक नई परिभाषा लिखी, जिसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया।